हैं और आज हम चर्चा करेंगे कार्नवालिस की भू राजस्व नीति। कार्नवालिस की भू राजस्व नीति। कार्नवालिस की भू राजस्व नीति। देखिए यहां पर बच्चों आपको कार्नवालिस की भू राजस्व नीति पढ़ने से पहले हमने आपको पढ़ाया था क्लायू की भू राजस्व नीति, क्लायू की भू राजस्व नीति, ठीक। और इसके बाद पढ़ाया था हमने बच्चों वॉरेन हेस्टिंग की भू राजस्व नीति। वॉरेन हेस्टिंग की भू राजस्व नीति। वॉरेन हेस्टिंग की भू राजस्व नीति, ठीक। यहां पर आपको हमने बताया था कि भाई लॉर्ड क्लायू ने द्वैध शासन लागू किया था। लॉर्ड क्लायू ने भू राजस्व नीति के तौर पर कौन सी नीति लागू किया? द्वैध शासन की नीति। और वॉरेन हेस्टिंग ने बच्चों दो नीतियां लागू किया था, एक पंचवर्षीय इजारेदारी पद्धति, पंचवर्षीय इजारेदारी पद्धति, पंचवर्षीय इजारेदारी पद्धति। और दूसरा बच्चों इसने एक वर्षीय इजारेदारी पद्धति लागू किया। एक वर्षीय इजारेदारी पद्धति लागू किया। एक वर्षीय इजारेदारी पद्धति लागू किया, ठीक। तो यहां पर जो है आप अभी तक यहां तक पढ़ाए थे बच्चों और इसको पूरा डिटेल में आपको समझाए थे कि ये क्या सिस्टम था। वॉरेन हेस्टिंग की इजारेदारी पद्धति यानी पंचवर्षीय व्यवस्था क्या थी, कलेक्टर की क्या भूमिका थी इसमें, ठीक। गवर्नर जनरल इन काउंसिल का क्या रोल था, रेवेन्यू बोर्ड का गठन उसने किया था, उसका क्या रेवेन्यू कमेटी का गठन भी वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। और इसके अतिरिक्त जो है आपको हमने क्लायू के विषय में जब उसने द्वैध शासन लागू किया तो इस द्वैध शासन का क्या मतलब था, ठीक, इसको समझाया था। आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें आगे होगा बच्चों आपका कार्नवालिस, ठीक है। कार्नवालिस के समय क्या भू राजस्व सिस्टम में डेवलपमेंट होता है, क्या बदलाव आता है, उसी की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लायू के समय बच्चों सबसे पहली बात जब क्लायू आया तो क्लायू के शासन काल में सबसे पहला काम ये हुआ बच्चों कि जितना भारत में ब्रिटिश राज्य क्षेत्र था, यानी जितने भूभाग पर ब्रिटिशों का अधिकार था, ब्रिटिश भूभाग को कुल 35 जिलों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। 35 जिलों में विभाजित करता है। 35 जिलों में क्या किया, विभाजित किया। और यहां पर बच्चों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पुनर्जीवित कर देता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पुनर्जीवित किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इसने पुनर्जीवित किया और कलेक्टर को राजस्व की दर तय करने और वसूलने का उसने क्या दिया, अधिकार दिया, ठीक है। यानी हर जिले में एक कलेक्टर किसने क्या कर दिया, नियुक्ति कर दिया, किसने, लॉर्ड कार्नवालिस से। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नियंत्रण दे दिया किस पे, कलेक्टर पे, ठीक। अब समस्या यहां थी कि यहां पर कार्नवालिस बच्चों सिर्फ थोड़ा सुधार नहीं चाहता था, उसका मानना यह था या वो ये चाहता था कि कोई ऐसा सिस्टम विकसित हो जिससे ब्रिटिश कंपनी को एक निर्धारित इनकम प्राप्त हो। जैसे इसके पहले वॉरेन हेस्टिंग के समय या लॉर्ड क्लायू के समय क्या था कि कंपनी व्यापार तो कर रही थी लेकिन फिर भी कंपनी घाटे में जा रही थी
और मजबूर होकर वॉरेन हेस्टिंग के समय कंपनी को ऋण मांगना पड़ा था। किससे? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, यानी ब्रिटिश सरकार से। यहां पर वॉरेन हेस्टिंग का पूरा मकसद और उद्देश्य यह था कि कंपनी को कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि कंपनी को एक निर्धारित इनकम जनरेट हो जाए, एक निर्धारित आय जनरेट हो जाए कंपनी के लिए, ठीक है। और इसी तरह की व्यवस्था वो क्या करना चाहता था बच्चों? लागू करना चाहता था। कहा जाता है कि यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहला काम यह किया कि उत्तर भारत में उसने जो राजस्व या भू राजस्व व्यवस्था लागू किया उसे कहते हैं बच्चों अस्थाई भू राजस्व। अस्थाई भू राजस्व, अस्थाई भू राजस्व, क्या नाम दिया गया? अस्थाई भू राजस्व दिया गया, ठीक। इसे अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, इसको ऐसे लिखिए, ज्यादा सही रहेगा ये, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए बच्चों। बच्चों सभी लोग लिंक को शेयर करिए, ठीक है, फटाफट सभी लोग लिंक को शेयर करिए, ठीक है। किट्टी परी, चंद्रकांत, उत्तर भारत का राजस्व, खुश रहिए। शिवम सिंह खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त बच्चों, देखिए बच्चों कहते हैं कि उत्तर भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसके मुद्दे क्या थे? उत्तर भारत में जब कोई व्यवस्था लागू करने की बात आई तो कुछ मुद्दे थे जिस पर विचार करना था, ठीक है। कुछ मुद्दे थे जिस पर विचार करना था। कौन से मुद्दे थे बच्चों? अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किया गया, अगर उसकी हम बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त के अगर हम क्षेत्र की बात करें कि किन क्षेत्रों में यह लागू किया गया, तो क्षेत्र के आधार पर आप देखेंगे बच्चों कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और कुर्ग क्षेत्र। वाराणसी और कुर्ग क्षेत्र, ठीक। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त जो इंप्लीमेंट किया गया, यह भारत में जितने भूभाग पर ब्रिटिश क्षेत्र था, भारत में जितने भूभाग पर ब्रिटिश क्षेत्र था उसके कुल 19%, सॉरी माफ करिएगा बच्चों, हाँ 19% भूभाग पर, टोटल लैंड के 19% भूभाग पर अस्थाई बंदोबस्त बच्चों क्या किया गया? लागू किया गया। लेकिन कहा जाता है कि जब इस व्यवस्था को लागू करने की बात आई कि कौन सी व्यवस्था लागू की जाए, तो यहां पर कुछ मुद्दों पर विचार करना जरूरी था, ठीक है। तो मुद्दा कौन कौन सा था, किन मुद्दों पर विचार करना था कॉर्नवालिस को? पहला मुद्दा तो यह था कि भूमि का मालिक किसे माना जाए। पहला मुद्दा यह था कि भूमि का मालिक किसे माना जाए। भूमि का मालिक किसे माना जाए? भूमि का मालिक किसे माना जाए? अब यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि भूमि का मालिक किसे माना जाए, इसमें दो विकल्प थे, एक जमींदार और एक किसान। भूमि का मालिक किसे माना जाए? जमींदार या किसान को, ठीक। जमींदार के सेंस में जमींदार का समर्थन कौन कर रहा था? जानशोर। जानशोर किसका समर्थन कर रहे थे? जमींदार का। और किसान का समर्थन कर रहे थे कौन? चार्ल्स ग्रांट। किसान का समर्थन कौन कर रहे थे? चार्ल्स ग्रांट कर रहे थे।
चार्ल्स ग्रांट बच्चों ये क्या कर रहे थे, किसान का समर्थन कर रहे थे। ठीक, यहां पर जानसौर का ये कहना था कि भूमि का मालिक किसे माना जाए, जमींदार को माना जाए, और राजस्व की शर्तें किसके साथ तय की जाए, जमींदार के साथ तय की जाए। जबकि कॉर्नवालिस को चार्ल्स ग्रांट ने यह सलाह दिया कि भाई भूमि किसकी है, सरकार की है। ठीक, भूमि सरकार की है, यहां पर राजस्व देने का दायित्व तो किसको दिया जाए, किसान को दिया जाए। ठीक, यहां पर इनका मानना दूसरा था, यानी चार्ल्स ग्रांट ने कहा कि भूमि किसकी है, किसान सरकार की है, सरकार किसे दे, किसानों को दे। यहां पर जानसौर का मानना था कि नहीं, भूमि का मालिक किसे बनाया जाए, जमींदार को बनाया जाए, और राजस्व की दरें किसके साथ तय की जाए, जमींदार के साथ तय की जाए। तो यहां पर पहले मुद्दे पर, यानी मुद्दा फर्स्ट, ये जो पहला मुद्दा है, इस मुद्दे पर कॉर्नवालिस ने किसका पक्ष लिया, जमींदार का पक्ष लिया। यहां पर कॉर्नवालिस ने किसका पक्ष लिया, जमींदार का पक्ष लिया, और जानसौर का पक्ष लेता है और जमींदार को भूमि का क्या किया, मालिक बना दिया। यानी अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया, जमींदार को बनाया गया, और भूमि का राजस्व जो है वो किसके साथ तय किया गया, जमींदार के साथ तय किया गया। लेकिन प्रश्न है कितना तय किया गया, क्या दायित्व तय किए गए जमींदार के, कि भाई जमींदार कितना राजस्व अदा करेगा, कितना वो जमा करेगा। ठीक है, अब इसको जरा देखिए, जरा ध्यान समझिए बच्चों। अब दूसरा मुद्दा ये है, ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा, चलिए ये देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए दूसरा मुद्दा क्या है। दूसरा इशू ये है कि भाई राजस्व की शर्तें क्या होंगी, यानी पहला पॉइंट नंबर 2, राजस्व की शर्तें क्या होंगी, राजस्व की शर्तें क्या होंगी, राजस्व की दरें क्या होंगी। राजस्व की दरें क्या होंगी, इसमें देखिए इसमें भी दो मत थे, इसमें भी क्या थे, दो मत थे। इसमें पहला मत ये था, इसमें पहला मत ये था कि जानसौर ने कहा कि भाई जितना रेवेन्यू वसूला जाता था 1765 में बंगाल से, 1765 में जितना रेवेन्यू बंगाल से मिलता था, उस राजस्व को आधार बनाया जाए सरकार का हिस्सा तय करने के लिए। ठीक है, यानी जब बंगाल को कंपनी ने जीता था, कंपनी ने जीता बक्सर के युद्ध में, और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और इस संधि के माध्यम से कंपनी को पहली बार रेवेन्यू राइट मिला था। तो जब कंपनी ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया, तो जानसौर का कहना था कि जिस समय कंपनी ने बंगाल को पाया था, उस समय बंगाल का जितना राजस्व वसूला जाता था या जितना उत्पादन होता था, उस आय को आधार बनाकर सरकार का हिस्सा तय किया जाए। ठीक, जबकि चार्ल्स ग्रांट का कहना था कि नहीं, 1792 को आधार बनाया जाए, यानी जब जिस समय यह व्यवस्था लागू की जा रही है, चूंकि यह व्यवस्था कब लागू की गई, यह व्यवस्था लागू की गई बच्चों 1790 में। भाई पहले ये जमींदारी व्यवस्था थी ना, इसे हम पहले जमींदारी व्यवस्था कहते थे, इसे जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता था। ठीक, और इसे लागू किया गया था कब, 1790 में। ठीक है, 1790 में लागू किया गया। तो यहां पर दोनों के स्टेटमेंट क्या थे, अलग थे। ठीक है, नहीं बच्चों उल्टा हो गया। ठीक, जानसौर ये सुझाव दिए थे, चार्ल्स ग्रांट ये सुझाव दिए थे। ठीक है, तो यहां भी जानसौर का ही यहां पर भी
जांसोर की बात को माना गया। जांसोर ने कहा कि नहीं, वर्तमान को आधार बनाया जाए 1790 को, ठीक। और चार्ल्स ग्रांट ने कहा था कि नहीं, जो उस समय जो व्यवस्था थी उसको आधार बनाया जाए। यहां पर जांसोर की बात को मानते हुए, जांसोर की बात माने 1790 को आधार बनाते हुए कॉर्नवालिस ने 26,80,000 रुपए 26,80,000 रुपए उसने क्या किया, निर्धारित किया। 26,80,000 रुपए उसने क्या किया, निर्धारित किया, ठीक है। 26 लाख रुपए उसने क्या किया, निर्धारित किया। अब देखिए यहां पर जो है 26,80,000 रुपए उसने क्या किया बच्चों, निर्धारित किया। ये एक फिक्स अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया, एक फिक्स अमाउंट हो गया कि हमें इतना जो है रेवेन्यू क्या हो चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न जो ये था कि भाई, तीसरा मुद्दा ये था कि कितने समय के लिए, यानी टाइम को लेकर था, समय कितना होना चाहिए। तो इस मुद्दे पर मतभेद था, किसमें, जांसोर में और कॉर्नवालिस में। यहां मतभेद जांसोर और चार्ल्स ग्रांट में नहीं था, यहां मतभेद कॉर्नवालिस और जांसोर में था। जांसोर का कहना था कि ये 10 साल के लिए होनी चाहिए। कितने साल के लिए होनी चाहिए, 10 साल के लिए होनी चाहिए। इसीलिए इसको एक नाम और दिया गया है, इसीलिए इसे हम एक नाम और देते हैं, दहसाला पद्धति। अस्थाई बंदोबस्त को हम दहसाला पद्धति भी कहते हैं, इसे हम बच्चों दहसाला पद्धति भी कहते हैं। इसे एक नाम और दिया गया है, दहसाला पद्धति, ठीक है। तो दहसाला पद्धति के साथ साथ इसके और भी 2 नाम हो गए, एक जमींदारी बंदोबस्त। जमींदारी बंदोबस्त इसलिए कहा गया क्योंकि यह बंदोबस्त किसके साथ था, जमींदारों के साथ था, तो इसे हमने जमींदारी बंदोबस्त भी कहा। और दूसरा बच्चों, इसे अस्थाई बंदोबस्त इसलिए कहा गया क्योंकि ये लागू तो हुआ 1790 में, जांसोर की बात को मानते हुए 10 साल के लिए, लेकिन कॉर्नवालिस ने 1793 में इसे अस्थाई कर दिया, यानी हमेशा के लिए कर दिया, इसे अस्थाई बंदोबस्त में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका एक नाम और हो गया बच्चों, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक। इसका एक नाम और हो गया, अस्थाई बंदोबस्त। और आपको पता है कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद 1955 में इसे बंगाल एक्ट के द्वारा, जमींदारी उन्मूलन बंगाल अधिनियम जमींदारी उन्मूलन के द्वारा बच्चों इसे क्या किया गया, समाप्त किया गया। यानी यहां पर कॉर्नवालिस ने जो व्यवस्था लागू किया, यह आने वाले हिंदुस्तान में 1955 तक बच्चों ये क्या रहा, चलता रहा, जिसकी वजह से इसे हम एक अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है। जिसे हम इसको अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं बच्चों कि ये किन किन क्षेत्रों में लागू हुई। तो क्षेत्रों की बात हमने कर दिया, और मुझे उम्मीद है यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई अस्थाई बंदोबस्त में मूल चीजें क्या क्या थी। अस्थाई बंदोबस्त में अगर क्षेत्र की बात करें तो कितने बड़े क्षेत्र पर यह लागू था। क्षेत्र की बात करें बच्चों तो 19% भूभाग पर लागू था, 19% भूभाग पर लागू था। दूसरा कहां कहां लागू था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और बच्चों कुर्ग। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर इसे क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक। और इसे बच्चों यहां पर राजस्व की दर क्या तय की गई, राजस्व की दर 10/11 भाग, 10/11 भाग किसका था, सरकार का, और जमींदार का हिस्सा तय किया गया
1/11, ठीक। जमींदार का हिस्सा बच्चों 1/11 तय किया गया। अब अगर इम्पैक्ट की बात करनी हो, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है, प्रभाव क्या रहा बच्चों इसका, तो इसका प्रभाव क्या था, सदानंद मौर्य कृति परी समझ में आ रहा आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, तो यहां पर बच्चों इसने जमींदार को भूमि का मालिक माना, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इसका लाभ क्या हुआ, प्रभाव। अब देखिए, इसका लाभ अंग्रेजों को भी मिला और जमींदारों को भी मिला, ठीक। जैसे कहते हैं बच्चों, यहां पर जब जमींदार को भूमि का मालिक माना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तो जमींदार पर भी उत्तरदायित्व तय किए गए थे। यहां पर जमींदार पर भी बच्चों उत्तरदायित्व तय किए गए थे कि जो राजस्व की शर्तें आपके साथ तय कर रहा हूं, वो राजस्व की शर्तें आप सूर्य अस्त होने से पहले क्या करेंगे, अदा करेंगे। यानी अगर जिस जमींदार के साथ जो है राजस्व की शर्तें तय की गई हैं, अगर वह जमींदार बच्चों शाम तक यानी सूर्य अस्त होने तक अगर वह राजस्व जमा नहीं करता था, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। अब आप देखिए कि अगर ये जमींदार अपनी शर्तें तय नहीं पूरी नहीं किया सूर्य अस्त होने तक, तो इसकी जमींदारी को क्या करते थे, नीलाम कर देते थे। अब जब इनकी जमींदारी नीलाम होगी तो सीधी सी बात है कि भाई अन्य जमींदार पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था। जब किसी भी जमींदार की नीलामी नीलाम होती थी बच्चों, तो जो नियरेस्ट जमींदार होते थे वो अक्सर जो है इसकी नीलामी में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। क्यों? उसका कारण था। कारण ये था बच्चों कि उस समय लोगों में इतनी यूनिटी और एकता होती थी कि लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। आज उन पे समस्या आई है तो बगल वाला जमींदार उसका लाभ नहीं उठाता था। कहीं न कहीं लोग एक दूसरे को सम्मान देते थे। इसका परिणाम ये होता था कि जब इस जमींदार के जमींदारी की नीलामी होती थी, ठीक है, ऑक्शन जब इसका किया जाता था, जब इसकी नीलामी होती थी, तो बच्चों जो शहर का साहूकार है वह इसकी जमींदारी को खरीद लेता था। शहर का जो साहूकार है वह इसके जमींदारी को क्या करेगा, खरीदेगा। अब शहर का जब साहूकार बच्चों ये खरीद लेगा तो यह साहूकार क्या हो जाएगा, जमींदार हो जाएगा। ये जमींदार बन गया। अब जमीन कहाँ है, गांव में। जमीन कहाँ है बच्चों, गांव में। तो ऐसी जमींदारी को एक नया नाम दिया गया जिसे कहते हैं दूरस्थ जमींदारी। जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, दूरस्थ जमींदारी कहा जाता है। इसे हम दूरस्थ जमींदारी कहते हैं। यानी अब जमींदारी जो है कहां से होगी, शहर से होगी। अब देखिए, ये जो जमींदार है ये क्या है, साहूकार है। ये किसानों के बीच का नहीं है, इसको किसानों से कोई मोह नहीं है, कोई मानवता नहीं है। तो यानी अब जो किसानों का शोषण होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब किसानों का शोषण क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसको किसानों से कोई लगाव नहीं है। इसको किसानों से कोई लगाव नहीं है। अब इसे क्या होगा, कहीं न कहीं बच्चों ये क्या करेगा, शोषण करेगा। किसका, अब ये शोषण करेगा किसका, किसान का। ठीक है, क्यों, ये देखिए शोषण क्यों, इसमें किसानों का शोषण कैसे हुआ। देखिए
कहते हैं भाई आपने जमींदार का हिस्सा तय कर दिया, सरकार का हिस्सा तय कर दिया, लेकिन इसमें कहीं किसान का हिस्सा तय है नहीं। तो इसका मतलब कि आपने जमींदार को पूरी छूट दे दिया कि आप किसानों का शोषण जितना चाहे उतना कर लो। अब इसके साथ साथ भूमि की संरचना में जो बदलाव हुआ है अंग्रेजों के समय, भाई अंग्रेजों के समय भूमि की संरचना में क्या हुआ, एक बड़ा बदलाव हुआ। भूमि की संरचना में बच्चों एक बड़ा बदलाव देखा गया। भूमि की संरचना में बदलाव हुआ, कैसा? भाई जब मुगल काल था तो मुगल काल में बच्चों क्या था, भाई मुगल काल में भूमि किसकी थी, राजा की होती थी। भूमि किसकी थी, राजा की थी। किसान उस पर खेती करता था और उत्पादन का एक हिस्सा वो लगान के रूप में अदा करता था। उत्पादन का एक हिस्सा बच्चों वो लगान के रूप में क्या करता था, अदा करता था। ठीक। अब यहां पर समस्या ये थी, यहां पर बच्चों दिक्कत ये थी कि भाई एक तरफ जो है किसान भूमि की संरचना ये थी कि मुगल काल में भूमि राजा की होती थी और किसान उस पर उत्पादन करता था। उत्पादन का एक हिस्सा वो लगान के रूप में देता था 1/6 से 1/3 के बीच। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भूमि की संरचना में क्या किया, बदलाव किया। इन्होंने भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया। इन्होंने बच्चों क्या किया, भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति बनाया। या तो इसे जमींदार के नाम किया या तो किसानों के, व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया। अब ये एक वस्तु थी, अब ये बच्चों क्या हो गई, एक वैल्यूएबल वस्तु हो गई जिसे बेचा और खरीदा जाता है। इसका एक मूल्य निर्धारित कर दिया गया। अब ये क्या थी, एक मूल्यवान वस्तु बन गई जिसे बेचा और खरीदा जा सकता है। किसान इस पे क्या कर सकता है, कर्ज ले सकता है। इस वस्तु को गिरवी रख के वो कर्ज ले सकता है। ठीक है, यानी अंग्रेजों को ये पता था कि जब भारतीय किसान लगान नहीं अदा कर पाएगा तो हम उससे लगान वसूलेंगे कैसे। तो हम उससे लगान वसूलेंगे उसकी भूमि को क्या करके, नीलामी करके। उसकी भूमि की नीलामी करके हम उससे क्या करेंगे, लगान वसूलेंगे। उसके भूमि की नीलामी करके हम लगान की क्या करेंगे, वसूली करेंगे। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर एक नया सिस्टम अंग्रेजों ने डेवलप किया ताकि वह किसान से किसी भी कीमत पर लगान वसूल सके। क्योंकि यहां पर एक नई व्यवस्था और विकसित हुई कि किसान के मन में भूमि को लेकर एक मातृभूमि की जो संकल्पना पैदा हुई, एक जो अन्नदाता की संकल्पना पैदा हुई, एक माँ और बेटे का जो संबंध डेवलप हुआ भूमि और किसान के बीच, उसने कहीं न कहीं भूमि के प्रति किसानों के लगाव को इतना बढ़ा दिया कि जब इसकी भूमि गिरवी रखी जाती थी या इसकी नीलामी होती थी जिससे बेहद तकलीफ होती थी और यह इसके लगान को अदा करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था बच्चों करता था। ठीक, तो अंग्रेजों ने पूरे सिस्टम को ही कन्वर्ट कर दिया और इस अस्थाई बंदोबस्त में बच्चों कहीं न कहीं किसानों का शोषण जो है लगातार क्या हुआ, होता रहा। और जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों कहीं न कहीं भूमि की प्रोडक्टिविटी गिरती चली गई और इसका परिणाम ये हुआ कि छोटा सा सूखा जो है एक बड़े अकाल को पैदा करता था। छोटा सा भी सूखा बच्चों एक बड़े अकाल को जनरेट कर देता था और करोड़ों में हिंदुस्तान की आबादी क्या होती थी, मारी जाती थी। तो ये एक विपद, एक बड़ी समस्या बच्चों यहां पर क्या थी, विद्यमान थी। ठीक है, तो ये रहा आपका अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त। उम्मीद है बच्चों समझ में आया। फटाफट सभी लोग एक बार बोलिए, समझ में आया, क्लियर हुआ ये? बच्चों ये क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए अब हम चलते हैं बच्चों महालवाड़ी और रैयतवाड़ी की तरफ। तो महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ठीक है, देखिए भू राजस्व की 3 व्यवस्थाएं थी। भू राजस्व, जब आप बच्चों भू राजस्व व्यवस्था पढ़ते हैं तो भू राजस्व व्यवस्था में मूलतः 3 व्यवस्थाएं थी।
भू राजस्व व्यवस्था 3 व्यवस्थाएं थी। पहला अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। नंबर 2 महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये 3 तरह के बंदोबस्त हैं। 3 तरह के बंदोबस्त हैं। अब देखिए, आप इसको पढ़ चुके, अब आप देखेंगे बच्चों कि इसको महालवाड़ी बंदोबस्त को। तो आइए महालवाड़ी बंदोबस्त देखते हैं। देखिए, महाल मतलब क्या होता है बच्चों? महाल मतलब होता है गांव का समूह। महाल मतलब गांव का समूह। महाल मतलब गांव का समूह। यहां पर राजस्व की शर्तें गांव के समूह के साथ तय की गई, और जो गांव का मुखिया होता था बच्चों, जो गांव का मुखिया था, ठीक, ये गांव का मुखिया ही राजस्व वसूल कर क्या करता था? जमा करता था। ये गांव का मुखिया ही राजस्व वसूल कर बच्चों क्या करता था? जमा करता था। ठीक, यही जो है राजस्व को क्या करेगा? जमा करेगा बच्चों। अब देखिए, यहां पर देख सकते हैं आप जो है कि महालवाड़ी व्यवस्था में, महालवाड़ी व्यवस्था में बच्चों, महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मार्टिन वर्ड को दिया जाता है। महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको देते हैं? मार्टिन वर्ड को देते हैं। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय मार्टिन वर्ड को दिया जाता है। अब यहां पर जो है मार्टिन बर्ड बच्चों कहते हैं कि इसको इन्होंने ही सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था, और यह व्यवस्था सबसे पहले आपके 1801 ईस्वी में अवध क्षेत्र में लागू की गई थी। कहां पर? अवध क्षेत्र में। ठीक, सबसे पहले ये अवध में इंप्लीमेंट की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों के कुल भूभाग का, यानी ब्रिटिश क्षेत्र के, यानी जितने भूभाग पर ब्रिटिश क्षेत्र का अधिकार था, ब्रिटिश क्षेत्र का जितने भूभाग पर बच्चों अधिकार था, तो ब्रिटिश क्षेत्र के 30% भूभाग पर यह लागू की गई थी। कितने परसेंट भूभाग पर? 30% भूभाग पर। अगर हम क्षेत्र की बात करें कि किन क्षेत्रों में यह लागू की गई थी बच्चों, क्षेत्र की बात करेंगे तो मध्य भारत, मध्य भारत, उड़ीसा और मध्य भारत, उड़ीसा, मध्य भारत, उड़ीसा और आपका बच्चों उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत। इन क्षेत्रों में बच्चों ये क्या की गई थी? इंप्लीमेंट की गई थी। ठीक है, इन क्षेत्रों में ये क्या थी? इंप्लीमेंट की गई थी। दूसरी चीज ये कि महालवाड़ी व्यवस्था में जो दरें तय की गई यहां पर कि कितना वसूला जाएगा, तो दर तय की गई थी बच्चों कितना? 66%। यहां पर दर तय की गई कितना? 66%, कि भाई 66% भूमि जो है यानी राजस्व उत्पादन का वसूला जाएगा। ठीक, और
कौन वसूलेगा? गांव का मुखिया वसूलेगा। महाल माने गांव का समूह, गांव के समूह के साथ शर्तें तय की गई और मार्टिन बर्ड सबसे पहले इसे अवध में इम्प्लीमेंट किए थे। ब्रिटिश काल के पूरे क्षेत्र का 30% भूभाग पर यह लागू थी। और अगर क्षेत्र की बात करें तो मध्य भारत, उड़ीसा और पश्चिम उत्तर पश्चिम प्रांत में ये इम्प्लीमेंट की गई थी। राजस्व की दरें कितनी थी? 66%। एवरीथिंग क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? बच्चों क्लियर हो गया? अच्छा, अपनी अपनी बैटरी आप लोग बता रहे हैं, किसकी कितनी बैटरी बची है, किसका कितना रिचार्ज बचा हुआ है। ठीक, हमारी क्लास में ही सबका रिचार्ज खत्म होता है। हमारी क्लास में ही सभी लोगों का रिचार्ज खत्म हो जाता है। किट्टी परी, आर्यन सिंह कुशवाहा, ठीक है, काशीनाथ कुंडू, शिवम सिंह यादव जी, चंद्रकांत। चलें अब आगे चलें रैयतवाड़ी की तरफ। चलिए, पुष्पेंद्र सिंह जी। अच्छा, आपका बच जाता है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, बचाए रखो बेटा। ठीक, आइए देखिए, तो अब चलते हैं बच्चों रैयतवाड़ी की तरफ। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए, रैयत माने क्या होता है? किसान। रैयत मतलब किसान। कहा जाता है बच्चों दक्षिण भारत में ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने सर्वे किया कि भाई यहाँ पर कौन सी व्यवस्था इससे पहले लागू थी, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी। तो इन्होंने देखा कि भाई मैसूर जहाँ पर टीपू था, फिर इन्होंने बच्चों अहमदनगर का मतलब था बच्चों कि अहमदनगर में कौन था? मलिकंबर ने भी बच्चों इसे क्या किया था? लागू किया था। मलिकंबर ने भी इस व्यवस्था को लागू किया था। और इसके साथ साथ शिवाजी ने भी कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया था। शिवाजी यानी दक्षिण भारत में इन शक्तियों ने इनसे पहले ही रैयतवाड़ी व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक, तो मजबूर होकर इन्होंने भी इसी व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव करना बच्चों कहीं न कहीं गलत साबित हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने भूमि का मालिक किसे माना? किसान को। और किसान के साथ ही शर्तें तय की गई। ठीक है, यहाँ पर सारी शर्तें किसान के साथ तय की गई। और रैयतवाड़ी सबसे पहले मद्रास के 12 महल जिले में लागू हुई। कहाँ पर? मद्रास के बच्चों 12 महल जिले में लागू की गई। ठीक, मद्रास के 12 महल जिले में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, मद्रास के 12 महल जिले में। अब देखिए किसने किया, किसने लागू किया? लागू किया बच्चों कर्नल रीड और टॉमस मुनरो। कर्नल रीड और टॉमस मुनरो। ठीक है, कर्नल रीड और टॉमस मुनरो ने इसे क्या किया? सबसे पहले मद्रास के 12 महल जिले में क्या किया? लागू किया। मद्रास के बच्चों 12 महल जिले में इसे क्या किया? इम्प्लीमेंट किया। मद्रास के 12 महल जिले में इसे इम्प्लीमेंट किया। अब देखिए, कहते हैं यह ब्रिटिश भूभाग के कुल 51% भूभाग पर लागू थी। कितने परसेंट भूभाग पर? 51% भूभाग पर लागू थी। यानी जितना भारत में अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र था, उस टोटल क्षेत्र के 51% भूभाग पर क्या था? ये लागू किया गया था। ठीक है, 51% भूभाग पर क्या था? ये
लागू किया गया था। ठीक, और किन क्षेत्रों में, अगर क्षेत्र की बात करें तो किन क्षेत्रों में लागू था बच्चों ये? क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्षेत्र में बच्चों पंजाब, मद्रास, बंबई, बरार, असम, इन क्षेत्रों में ये लागू थे। ठीक है, यानी ब्रिटिश भू राजस्व के अंतर्गत रैयतवाड़ी व्यवस्था को भारत के इन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया? इंप्लीमेंट किया गया। कब लागू हुई ये व्यवस्था बच्चों? ये व्यवस्था लागू हुई 1812 में। कब लागू हुई? 1812 ईस्वी में। ठीक है, तो 1812 ईस्वी में इसे क्या किया गया? इंप्लीमेंट किया गया बच्चों। ठीक है, और किन क्षेत्रों में? पंजाब, मद्रास, बंबई, बरार और असम के क्षेत्रों में इसे क्या किया गया? लागू किया गया। तो 51% भूभाग पर बच्चों 1812 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा और टॉमस मुनरो के द्वारा। और यहाँ पर जो दर तय की गई, राजस्व की दर, वह बच्चों क्या थी? 1/2%। कितने थी? 1/2%, यानी 50% यहाँ पर राजस्व बच्चों क्या करना था? वसूलना था। ठीक है, तो अब अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक, तो क्वेश्चन कई तरह के बन सकते हैं। कहाँ लागू हुआ, कब लागू हुआ, किसने लागू किया, किस डेट को लागू किया। ठीक, इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। उन्होंने पूछा बच्चों अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये 3 व्यवस्था पूछी गई। यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आपको डेट पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। 1793। ठीक है, 1793। ठीक है, तो ये आप इसको तय कर सकते हैं बच्चों। इससे कई क्वेश्चन कई तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कई तरह से पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपकी तीनों व्यवस्थाएं हैं। अब आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है,